नमस्कार, जय श्री राम। बात करेंगे तमिलनाडु की राजनीति के बारे में और सबसे पहले जो मैं लाइन कहने वाला हूं, जो मैंने थंबनेल में लिखा है, इसको सेव कर लीजिए। 50 सीट से ऊपर डीएमके यानी स्टैलिन की पार्टी नहीं जीतेगी। उदयनिधि स्टैलिन की पार्टी नहीं जीतेगी। 50 सीट को तरस जाएंगे स्टैलिन। अब करुणानिधि की ये लेगेसी क्या समाप्त हो जाएगी? ये बात बहुत बात की चर्चा है। ये चर्चा नहीं है। चुनाव ये है कि भाई डीएमके को तमिलनाडु की जनता, एमके स्टैलिन को तमिलनाडु की जनता चुनेगी या नहीं चुनेगी। इसी पहलू पर मैं आज की बात कहूंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि क्यों 2026 का तमिलनाडु चुनाव कफन साबित हो जाएगा कांग्रेस के लिए और डीएमके के लिए। इसके एक और राजनीतिक मतलब फिर निकलेंगे। 2029 में जो एनडीए अलायंस के लिए सबसे बड़ा एसेट साबित हुआ, जो स्टेट, वो स्टेट सबसे बड़ा तमिलनाडु डिजास्टर साबित होगा 2029 में। इसके मतलब तो यही निकले, लेकिन इसके बीच में कई पहलू हैं। आखिर ये चुनाव डीएमके हार क्यों रही है? सबसे पहला, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। सिर्फ एक ही चर्चा है, डीएमके को हटाना है। अब ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन भाजपा, एनडीए, एडीआईएमके, पीएमके तो अलग ही उधेड़बुन में है, और एक और ऑप्शन जिस पर नॉर्थ की, उत्तर भारत की हिंदी मीडिया अंट शंट कुछ भी बोलती है, कुछ भी लिखती है, मगर इसका सत्य से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या थालापति विजय तमिलनाडु में बीजेपी के लिए चंद्रबाबू नायडू साबित हो सकते हैं? तमिल स्टार थालापति विजय की टीवी के भी एनडीए में आने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। लेकिन ये न्यूज आया कहां से? इस न्यूज का सोर्स क्या है? क्या स्वयं विजय थालापति है? वो तो नहीं है। अब बात यह है कि विजय थालापति चुनाव में भाजपा के साथ आना क्यों नहीं चाहते? बड़ी बात तो फिर यहां है। कहानी में ट्विस्ट यही है कि एनडीए ने अपना सत्यानाश कर लिया। अब आप कहेंगे ये कमाल है, आप ये कह रहे हैं कि एनडीए जीतेगी नहीं, तो जीतेगा कौन? ये विजय थालापति, ये नया लड़का, इसके पास तो कैडर नहीं है, इसके पास तो लोग नहीं है, फिर ये पहले ही चुनाव में कैसे वंडर वंडर शो कर सकते? ऐसा नहीं है कि भारत की राजनीति में दोस्तों हुआ नहीं है। अगर आप आंध्र प्रदेश की भी पॉलिटिक्स को देखेंगे तो एक ऐसे ही रातों रात सुपरस्टार ने आकर के पूरी राजनीति की पॉलिटिकल डायनेमिक्स को बदल के रख दिया और ह्यूज ह्यूज जीत। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। आपको असम में एक स्टूडेंट यूनिट चुनाव में उतरती है और सरकार बना के लेके जाती है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। अब बात यह है कि क्या जनता, देखिए सबसे पहले इस बात को समझे कि जब जनता चाह ले कि सामने वाले को हराना है, फिर ऑप्शन वो स्वयं चुन लेती है। 2014 में नरेंद्र मोदी जी की मैसिव मैसिव विक्ट्री का एक कारण और यह भी था कि जनता ने सोच लिया था कि कांग्रेस को हराना ही नहीं है, कांग्रेस की दुर्गति कर देनी। हिंदुओं ने सोच लिया था। और आप देखेंगे हिंदू वोट लैंड स्लाइड गए, जातियों के बंधन टूटे और क्या शानदार इलेक्शन हुआ। तमिलनाडु की राजनीति भी उसी राह पर है, असम के राह पर है, और तमिलनाडु की राजनीति आंध्र प्रदेश की राह पर। विजय थालापति, विजय जोसेफ ईसाई होने के बावजूद हिंदुओं के लिए भी नेचुरल चॉइस हो रहे हैं, और विजय को वोट देने से मुसलमानों को भी कोई गुरेज नहीं है। तो हिंदुओं ने वहां पे सबसे अच्छा ऑप्शन निकाला कि एंटी द्रविड़ पार्टी, क्योंकि भाजपा ने ब्लंडर उसी दिन किया जिस दिन अपने ही सिंघम को, के अन्नामलाई को राजनीति से दूर करने के लिए या फिर सेंटर में आने के लिए विवश कर दिया। बहुत अच्छे कार्यकर्ता है
और देखिए, ये कोई पहली बार बीजेपी ने गलती नहीं की है। तेलंगाना की पॉलिटिक्स को अगर आप देखेंगे और आज जो कांग्रेस की सरकार है, वो होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप जो कि साउदर्न पॉलिटिक्स को समझ नहीं पाई, उसका एक गलती था। अगर वहां पर संजय बागी साहब को बुला करके सेंटर की राजनीति में नहीं लेकर के आए होते, रिजल्ट और होता। भाजपा की नई नवेली उस जो तेलंगाना की पॉलिटिक्स की बीजेपी थी, उसने वही गलती की जो बंगाल में गलती गलती क्या हुई? जो बीआरएस थे या पहले टीआरएस, उन्हीं के नेताओं को बुला-बुला के टिकट देने लगे। अरे भाई साहब, उन्हीं के अगेंस्ट तो एंटी इनकम्बेंसी थी। बंगाल में भी यही हुआ। टीएमसी के नेताओं को बुला-बुला के टिकट देने लगे। भाई साहब, उन्हीं के अगेंस्ट तो ये था। तमिलनाडु में जब एक सेंटिमेंट बन रहा था हिंदुओं में कि नहीं, ये जो द्रविड़ पॉलिटिक्स के नाम पर हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है और भाजपा को एक विकल्प के रूप में देखा जाना चाहिए, तो ये जो नोएडा दफ्तर के ऑफिस में रहने वाले पत्रकार हैं, ये कन्विंस करने में कामयाब हो गए कि अगर आपका वोट एडीआईएमके और बीजेपी के बीच स्प्लिट नहीं होता तो आप जीतते। तो क्या जनता ने पिछली बार की वोटिंग से सबक नहीं लिया होगा कि भाई वोट नहीं बांटना है, फिर से डीएमके वाले ऐसे ही जीतेंगे? जनता स्वयं सीखती है। जनता से बड़ा कोई क्विक लर्नर नहीं होता। जनता देखिए 2004 मतलब 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी के एक नारे के कारण वो 400 पार, वो बहुत बड़ा कारण रहा है, वो बाद में कभी एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन 240 आया तो हिंदुओं को एहसास हुआ नहीं। एक एक काम करते हैं, उसको एक्सप्लेन ही करते हैं कि 2024 में हार का कारण क्या है, वरना एक मिसिंग पॉइंट हो जाएगा कि क्यों वो प्रायश्चित का भाव है। मोदी 4 जून को जब 282 सीट अकेले बीजेपी लेकर के आए तो भाई बीजेपी की निकल पड़ी और फिर वहां से कई बातें गौर करने लायक मुझ जैसे लोग, क्योंकि हम पॉलिटिकली जो है एक एक फ्रेम में अपने आप को बांध लेना चाहते हैं कि यही जो हो रहा है यही है और उस फ्रेम से बाहर निकल के देखना नहीं चाहते। देखिए, जब वो आए और उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक हूं, मीडिया चिल्लाती रही नोटबंदी करके खराब किया, फलाना किया, लाइन में लगा दिया। लेकिन जनता लाइन में पहले से भी आदी थी लगने की, फिल्म के टिकट से लेकर के गैस सिलेंडर्स के वितरी से लेकर के बिजली बिल भरने को लेकर के लाइन कभी टूटी नहीं थी जनता की। इसलिए मोदी ने उस समय जो किया वो बहुत सही था देश हित में। खैर, बहुत सारे काम हुए, बहुत सारे अच्छे काम हुए और 2014 में जो जनसेवक ने प्रोमिसेस किए थे, 2019 आते आते वो प्रॉमिस बदल गए। मोदी जी कहने लगे कि भाई मैं तो चौकीदार हूं और मार्वेलस काम किए। उस चौकीदार को भी जनता ने भरपूर प्यार दिया। 2019 में 14 में जनसेवक, 2019 में चौकीदार और भरपूर प्यार मिला। आपने और बड़े काम किए, आर्टिकल 370 हटाया, राम मंदिर बनाया, सब कुछ किया। लेकिन इस दौरान आप भटके। वो मुसलमान जिनका विश्वास कोई न जीत सका दुनिया में, उनका विश्वास आप जीतने चले। अमीरों को पैसे मांगने की आवश्यकता नहीं और गरीबों को भरपूर आप सहायता दे रहे। आपने मध्यम वर्गीय परिवार को क्या दिया? मिडिल क्लास को आपने क्या दिया? ये प्रश्न में आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे सकते हैं, छोड़े जाता हूं। फिर भी इस देश की दुखी वो जनता भी बोली कि नहीं, हमारे लिए मोदी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आपके पास प्रधान सेवक थे, आप बने चौकीदार और 2024 में उन सब जिस कम्युनिटी से सबसे ज्यादा वो मिडिल क्लास आज के समय, रवीश कुमार भी ये बात मानता है, चिढ़ता है, आपने उसको लुभाने के लिए सारे काम कर दिए। वोट नहीं दिया उसने, एक वोट नहीं दिया, तब भी आप मांगने चले गए। खैर, जो बड़ी बात है कि आप उसके बाद वोट की राजनीति से बाहर निकलने के बजाय जो चौकीदार था या प्रधान सेवक था, उसका नारा बदल गया और मिडिल क्लास के पास देने को झुनझुना भी नहीं था और नारा बदल के आपने कहा अब की बार 400 पार। मिडिल क्लास पहले से खार खाए बैठा था, नाराज था ही।
उसने बोला कि ठीक है, एक सीट हार ही जाएंगे तो कौन सा होगा, हमारा हमारा। ऐसे करते करते आप 240 पर आ गए। फिर उसी मिडिल क्लास ने आपका उदास चेहरा 2024 में जब रिजल्ट आया उस दिन देखा। जो कह रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसको मार्क कीजिएगा। उदास चेहरा 2024 में आपका देखा उन्होंने। देखते ही समझ गए कि भाई गलती तो हो गई, मिस्टेक। प्रायश्चित के भाव में वो जनता आई और जो रिजल्ट हरियाणा में आया उसके बाद कांग्रेस सदमे में चली गई। लेकिन उससे बड़ा सदमा बाकी था, क्योंकि जनता प्रायश्चित मोड में है। वो जनता महाराष्ट्र भी जिताई आपको, तो प्रायश्चित जनता तो कर रही है। लेकिन क्या आपने उससे कोई लेसन लिया? ये बहुत बड़ी बात है कि क्या बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप ने कोई टेक अवे लिया, या उसे यूं लगा कि लोकसभा 2024 एक फ्लूक था। चलिए इस पे बाद में बात करते हैं। अब वो गलती तो तमिलनाडु में भी कुछ लोगों ने दोहराई होगी ना, लेकिन आपने अलग पॉलिटिक्स करनी थी। जनता समझदार है, जनता समझ गई कि भाजपा का अपना कोई कैडर बनाने के मूड में है नहीं। भाजपा अपनी राजनीति से अलग हो चुकी है, और इसीलिए जो मैंने कहा कि नॉर्दर्न मीडिया को ऐसे भी कुछ समझ में आता नहीं है, वो चीज बनी आपके लिए ये, जहां उन्होंने कह दिया भाई कि मैं नहीं आ रहा भाजपा में। और कोई भी समझदार आदमी राजनीतिक रूप से ये जो कर रहे हैं विजय थालापति, यही करता। एक और बात बता दूं, ये आदमी अकेले नहीं है, इसके साथ पूरी प्रशांत किशोर की टीम है। आप में से कई लोग कहेंगे कि मतलब बिहार नहीं जीतेंगे और तमिलनाडु जिता देंगे। ये बात सही है। बिहार में दो जो पार्टियां हैं ना, बड़ी स्टैब्लिश पार्टियां हैं, और बिहार का वोटिंग पैटर्न 5 साल वाला फ्लिप पैटर्न नहीं है। बिहार का वोटर अलग तरह का समझदार है। उसे अच्छे और बुरे, या एक बहुत बुरा या एक कम बुरा के बीच नहीं, कम अच्छे के बीच में नहीं चुनना। दो बहुत बुरे के बीच में कम बुरा कौन है, उनको चुनना है बिहारियों। ये बहुत डिफिकल्ट काम है, ये बहुत डिफिकल्ट काम है। तो तमिलनाडु और बिहार के बीच बहुत अंतर है। 5 साल के उस पैटर्न को भी आप समझिए कि वो एक नेचुरल ऑप्शन है, और लोग समझ चुके हैं कि अब डीएमके को बर्दाश्त करना सर से पानी जाने के बराबर है। वहां पर हिंदू, मुसलमान, ईसाई, ये 3 कम्युनिटी तीनों बेचैन है हराने के लिए। इसलिए मैंने कहा कि 50 सीट नहीं जीतेगी। आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए कहीं, अगर आप तमिलनाडु के हैं तब भी आप सेव कर लीजिए कि एक नॉर्थ में, बिहार में, नॉर्दर्न इंडिया में एक बिहारी ने बैठे ये बात और ये भविष्यवाणी की है, विजय थालापति लैंडस्लाइड विक्ट्री करने जा रहा है। और अगर आपके मन में ये भ्रम है, तो इस भ्रम को दूर करने के लिए आप तमिलनाडु के किसी गांव में चले जाइए, आप कोयंबटूर चले जाइए, आप कन्याकुमारी चले जाइए। मैं कह रहा हूं छोड़िए, आप चेन्नई चले जाइए। चेन्नई के किसी भी सीट पर डीएमके वालों की यह दुर्दशा होने वाली है, यह दुर्दशा होने वाली है कि आप रीराइट करना पड़ेगा पॉलिटिकल थिंकर को अपनी थिंकिंग के बारे में, कि क्या वो एक फ्रेम से बाहर अब भी निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। कुछ पत्रकार हैं जो बीजेपी को पिछले 10-12 साल से, मोदी को पिछले 25 सालों से एकदम राइट ऑफ कर किए जा रहे हैं, लेकिन मोदी नहीं हार रहा है। नरेंद्र मोदी तब भी नहीं हार रहा है। उसी प्रकार से अभी भी एक वैक्यूम में लोग बैठे हुए हैं, वो कांग्रेस और बीजेपी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं देख रहे हैं। लेकिन वो ऑप्शन तमिलनाडु में तो तैयार हो चुका है, और न केवल तैयार हो चुका है बल्कि जनता ने ये कह लिया कि वही एकमात्र ऑप्शन है। इस बात को आप लोग ध्यान से सोचिएगा जो मैं कह के जा रहा हूं। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। अगर आपको द अभिषेक तिवारी शो के कंटेंट, वीडियो और राजनीतिक समीक्षा पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और द अभिषेक तिवारी शो को सपोर्ट करने के लिए फोन पे, गूगल पे का नंबर है, या मंथली ज्वाइन बटन ले सकते हैं। हम ज्वाइन बटन धारकों के साथ पर्सनल लाइव हर ऑल्टरनेट वीक में जरूर करते हैं, या प्रत्येक सप्ताह करने का भी
प्रयास करते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव। हाँ, राजनीति सीखना एक कला है, राजनीति को समझना एक अलग कला है। धन्यवाद।